हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपको अभी याद कर लेने चाहिए एग्जाम के पहले ही। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उदाहरण है CH4 धन 2O2 और इससे बनेगा CO2 धन H2O धन ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा निकलेगी यहाँ से। इसके बाद जो अगली है वह है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकल रही है जबकि ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उदाहरण है 2PbNO3 होल 2 और इससे बनेगा 2PbO धन 4H2O धन ऑक्सीजन O2। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर की उपस्थिति में होगी तो यहाँ ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसको यदि टेम्परेचर होगा तो ही अभिक्रिया होगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया, तो इसका उत्तर होगा अवक्षेपण अभिक्रिया जब दो क्रियाकारकों मतलब अभिकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं। जब दो क्रियाकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। और इसका जो उदाहरण भी है BaCl2 एक्वस धन Na2SO4, ये भी एक्वस है और इससे बन जाएगा BaSO4 जो कि सॉलिड है और NaCl जो कि एक्वस है। तो इस प्रकार से यह है। इसके बाद अगला है तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद व गंध बदलकर विकृत हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद व गंध बदलकर विकृत गंध हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। इसके बाद जो अगला है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो इसका उत्तर होगा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C धन O2 से बन जाएगा CO2, तो यह संयोजन हो गया क्योंकि दो उत्पाद थे और इससे एक उत्पाद बन गया। इसके बाद अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक का उपचयन होता है, ठीक है, एक का उपचयन होता है और दूसरे का अपचयन होता है। जैसे उदाहरण है Fe2O3 धन 3CO, तो इससे बना 2Fe धन CO2। ठीक है, अगला प्रश्न है संक्षारण को परिभाषित कीजिए, संक्षारण के बचाव के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और इसका उदाहरण है लोहे में जंग लगना अर्थात उस पर लाल भूरी परत जमना, और दूसरा है चांदी की सतह काली पड़ना। तो ये दोनों उदाहरण संक्षारण के हैं। के बाद अगला प्रश्न है क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इसका उत्तर होगा हाँ, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO गर्म हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड CuO गर्म कर इसको हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसकी सतह भूरे रंग की हो जाती है।
इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जो क्रमशः अपचयन और उपचयन है, अतः एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यहाँ पूछा था क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है, तो हमने कहा कि हाँ, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। और उदाहरण से बताया, जैसे कॉपर ऑक्साइड गर्म कर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसकी सतह भूरे रंग की हो जाती है। जैसे यहाँ उदाहरण है CuO धन H2, तो इससे बन गया Cu धन H2O। तो इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जो क्रमशः अपचयन और उपचयन है, अतः एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो इसका उत्तर होगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाते हैं, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाते हैं, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। और इसकी जो समीकरण है वह है CuSO4 धन Fe जो है आयरन है, लोहा, और इससे बन जाएगा FeSO4 धन Cu। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से क्यों भरते, समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं, जिससे चिप्स का उपचयन न हो सके। ठीक है, जिससे कि चिप्स जल्दी खराब ना हो, इसलिए उसमें से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित और उन्हें संतुलित करना है। तो समीकरण दे रखे हैं और इन्हें रासायनिक समीकरण के रूप में हमें बनाना है। तो यहाँ दे रखा था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो यहाँ पे इसका समीकरण हो जाएगा N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए H2 और ये अमोनिया NH3 बन गया, और उसके बाद इसको संतुलित कर देंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 थे और हाइड्रोजन H2 लिखना था, लेकिन इसको संतुलित करा तो 3H2 लिखना पड़ा और 2NH3 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S धन ऑक्सीजन, क्योंकि वायु में दहन हुआ है, और इससे बन गया है H2O पानी मतलब जल, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और इसको संतुलित कर देंगे हम। इसके बाद है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण देता है। तो इसकी समीकरण होगी Al2SO4 होल 3 धन BaCl2, और इससे बन गया 2AlCl3 धन BaSO4। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 होल 3 और इससे अभिक्रिया करेगा बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, इससे बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3 होता है, और बेरियम सल्फेट BaSO4 होता है। उसके बाद इसको संतुलित कर देंगे जैसा यहाँ कर रखा है। इसके बाद है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम जो धातु होती है वो K होती, K पोटेशियम को K से प्रदर्शित करते हैं, तो K धन जल से अभिक्रिया मतलब H2O से अभिक्रिया करेगी और इससे बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस, और इसको संतुलित कर देंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती क्यों? तो इसका उत्तर होगा, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती है और विषैली हो जाती है, अतः इसे रोकने हेतु दवाओं की बोतल रंगीन रखते हैं। इसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थों को इससे बचाने हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है?
तो इसका उत्तर होगा तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंध हो जाती है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। तो तेल व वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद व गंध बदलकर विकृत गंध हो जाती है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। अगला प्रश्न है वह है धातु एवं अधातु में रासायनिक अंतर बताना है, रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर बताना है। तो इसका उत्तर होगा धातु में हम लिखेंगे अपचायक होती है, अधातु उपचायक होती है। दूसरा है इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। इसके बाद जो अगला अंतर है वह है ये अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती है और अधातु में लिखेंगे अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। इसके बाद अगला है ये विद्युत धनात्मक तत्व है, जबकि अधातु में ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो एक बार फिर से देख लेंगे धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अंतर है ये। तो पहला अंतर है अपचायक होती है, अधातु उपचायक होती है। धातु इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु में लिखेंगे हम इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं। तीसरा अंतर है धातु में हम लिखेंगे अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती है और अधातु में ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। इसके बाद अगला है धातु में लिखेंगे विद्युत धनात्मक तत्व है, जबकि अधातु में विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसके बाद अगला प्रश्न है कारण लिखिए। इसमें पहला प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताना है। तो इसका उत्तर होगा प्लेटिनम, सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती है और इनका संक्षारण नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो बताना हमें कारण वह है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम अति क्रियाशील धातुएं हैं और वायुमंडल की आर्द्रता से भी क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें बचाने के लिए इनको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी से संपर्क में न आए। अगला प्रश्न है भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई दो विभेद लिखिए। तो ये भौतिक गुणों के आधार पर जब विभेद पूछेंगे तो हमको इस प्रकार का अंतर लिखना है और रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर इसके पहले हमने देख ही लिया है। तो इसमें सबसे पहला गुण है धात्विक चमक। तो धातु में धात्विक चमक होती है, अधातु में नहीं होती है। इसके बाद है कठोरता। इसमें हम लिखेंगे धातु बहुत कठोर होती है जैसे सोडियम, पोटेशियम, और अधातु कठोर नहीं, हीरा सबसे कठोर है, अपवाद भी है इसमें। इसके बाद है आघात वर्धनीयता, चादर बनाने का गुण। तो धातु जो है अत्यधिक आघात वर्ध्य होती है जबकि अधातु नहीं होती। इसके बाद है तन्यता, तार बनाने का गुण। तो धातु में हम लिखेंगे तन्यता प्रदर्शित करते हैं जबकि अधातु नहीं करते। इसके बाद है चालकता, ये जो धातु होती है ऊष्मा व विद्युत की सुचालक है जबकि अधातु कुचालक होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर होगा मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर चिकना व लसलसा बनाती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से नीचे आ जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं में खंडित कर देती है। इसके बाद अगला है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर। तो इसका उत्तर होगा जाइलम पदार्थों में जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वहन करते हैं। तो जाइलम जो होता है वह जड़ से पत्तियों तक जल और खनिजों को ले जाता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए वहन करता है। इसके बाद अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी और इसके उत्पाद क्या है। तो इसका उत्तर होगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, दूसरा है जल की उपलब्धता, तीसरी है सौर ऊर्जा की उपलब्धता और चौथी है क्लोरोफिल की उपलब्धता। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइमों के क्या कार्य हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को
ठीक है, माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्लों में तथा प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका है। अम्ल जो है भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और माध्यम को अम्लीय बना देता है, और यह पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में भी सहायक होता है। और जो एंजाइम है इनके कार्य पूछे थे, तो पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में और प्रोटीन को अम्लों में परिवर्तित करके भोजन का पाचन करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है तथा शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। इसलिए रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी रक्त में ऑक्सीजन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इससे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तथा एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है। प्रश्न है, वह अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है, अमीबा अपना भोजन अपनी सतह पर उभरी अस्थायी अंगुलाकार संरचनाओं के माध्यम से ग्रहण करता है। भोजन के कण इन संरचनाओं से चिपक जाते हैं। ये प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेती है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिकाएं बनाती है। खाद्य रिक्तिकाओं के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। ये सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन कैसे होता, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन, सबसे पहला जो हम उत्तर में लिखेंगे, मुख गुहा में होने वाली पाचन क्रिया में भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। लार ग्रंथियों से निकली लार भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। लार में उपस्थित एंजाइम भोजन को चिकना व लुगदीदार बना देता है। आमाशय में भोजन को आमाशयी पाचक रस में उपस्थित एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। आमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो यकृत से आया पित्तरस भोजन से अभिक्रिया करके वसा का पायसीकरण कर देता है तथा माध्यम को क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन कर देते हैं। ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है तो वह आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। तो इस प्रकार से पाचन हो जाएगा। के बाद अगला प्रश्न है, पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है, इसके द्वारा पौधों में उपस्थित अतिरिक्त जल की मात्रा को वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। इससे पौधों में जल का नियमन होता है। और दूसरा है, यह पौधों में खिंचाव पैदा करता है, जिससे जड़ें मृदा से लवण एवं जल को अवशोषित करके पौधों के ऊपरी भाग में पत्तियों तक प्रेषित कर पाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, धमनियों की तुलना में शिराओं में पतली दीवारें क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, धमनियों में रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों को अधिक दाब के साथ होता है, जबकि शिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है, जिसमें कोई अधिक दाब नहीं होता। इसलिए शिराओं की दीवारें धमनियों की अपेक्षा पतली होती है। जो अगला प्रश्न है, वृक्काणु की संरचना व क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रत्येक वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक होते हैं। नेफ्रॉन दो भागों में बना होता है। जो पहला होता है वो बोमेन संपुट है। नेफ्रॉन एक प्याले के समान संरचना होती है। इसमें धमनियों, कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और स्त्रावी कुंडलित भाग, यह बोमेन संपुट के पीछे का कुंडलित भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है समीपस्थ,
जिसमें पहला है समीपस्थ कुंडलित नलिका, यू आकार का है नलिका लूप और तीसरा है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इसकी वृक्काणु की क्रियाविधि है वृक्क धमनी वृक्काणु की नलिका केशिका गुच्छ में छने हुए मूत्र जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल आदि होता है को एकत्र कर लेती है। इस प्रारंभिक निस्यंद में कुछ उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। नलिका में मूत्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। यह मूत्र प्रत्येक वृक्काणु नलिका से संग्राहक मूत्र वाहिनी में एकत्रित होता है जहाँ से मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन से और इन घटकों के क्या कार्य हैं? तो इसका उत्तर होगा मानव के परिसंचरण तंत्र के घटक है रक्त, हृदय और रुधिर वाहिकाएं। तो रक्त में हम लिखेंगे ये परिवहन माध्यम का कार्य करता है जो अपने अंदर विभिन्न गैसों, विभिन्न एंजाइमों, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है। इसके बाद है हृदय, ये रक्तों को विभिन्न भागों को भेजने में तथा वहां से रक्तों को एकत्रित करने के लिए पंप करता है। रुधिर वाहिका इनके माध्यम से रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। तो मानव में परिवहन या परिसंचरण तंत्र के 3 घटक है रक्त, हृदय और रुधिर वाहिकाएं। रक्त जो है यह परिवहन का माध्यम होता है जो अपने अंदर विभिन्न गैसों, एंजाइमों, अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करता है। इसके बाद जो हृदय है यह विभिन्न भागों को भेजने और रक्त को एकत्रित करने के लिए पंप का कार्य करता है। और तीसरा है रुधिर वाहिकाएं, इनके माध्यम से रक्त का विभिन्न भागों में परिवहन होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर होगा वायवीय श्वसन में हम लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और यह केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा अंतर इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है जबकि अवायवीय में इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। चौथा इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा पानी है और इसका अंतिम उत्पाद CO2 तथा अल्कोहल है। इसके बाद अगला प्रश्न है परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। तो परागण और निषेचन में हम अंतर लिखेंगे। पहला अंतर है परागण में परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। जबकि निषेचन में नर एवं मादा जनन इकाइयां मतलब गैमेट्स के मिलने को निषेचन कहते हैं। नर एवं मादा जनन इकाइयां के मिलन को निषेचन कहते हैं। दूसरा अंतर है परागकण के लिए बाह्य साधनों वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है जबकि निषेचन में इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा जो अंतर है यह एक बाह्य क्रिया है और निषेचन में यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। चौथा अंतर है इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं है और निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक है। परागण और परपरागण में अंतर। तो पहला अंतर है स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है जबकि परपरागण द्विलिंगी व एकलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प में हो सकता है। इसके बाद दूसरा अंतर है नर एवं मादा भाग का एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है जबकि परपरागण में हम लिखेंगे प्राय नर एवं मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसके बाद जो अगला अंतर है वह है पुंकेसर व जायंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागण सुगमता से हो सके जबकि इस प्रकार के परागण के लिए आवश्यक नहीं है। अगला जो अंतर है इसके पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं जबकि इसमें वायु परागण वाले पुष्पों को छोड़कर शेष पुष्प आकर्षक, सुगंधित और मकरंद युक्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 1 देख लिया है। अगले पार्ट में हम अगले जो अध्याय है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हम 10वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी कर लेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।